इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश संसदीय चुनाव 2026 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने दर्ज की है बम्पर जीत और अब 17 साल से निर्वासन में रहे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दक्षिण एशिया का ये अहम देश पिछले करीब 18 महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था, लेकिन इस चुनाव के नतीजों के बाद स्थिर सरकार बनने की मजबूत हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएनपी अब तक 151 सीटें जीत चुकी है और 120 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बांग्लादेश जमाते इस्लामी को सिर्फ 43 सीटें मिली हैं। बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 211 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत की स्थिति बना ली है। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें 300 सामान्य सीटों पर चुनाव होता है और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस बार एक उम्मीदवार के निधन की वजह से 299 सीटों पर ही मतदान हुआ है, जबकि शेरपुर 3 सीट पर बाद में वोट डाले जाएंगे। आरक्षित सीटों का चयन पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में मजबूत नहीं थे, ना तो शेख हसीना और ना ही खालिदा जिया। खालिदा जिया का पिछले साल निधन हो गया था, जबकि शेख हसीना अगस्त 2024 के बाद भारत चली गई थी। उनकी पार्टी अवामी लीग को इस बार चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। माना जाता है कि पार्टी के पास अभी भी 35 से 40% तक वोट बैंक है। इस बार करीब 48% मतदान हुआ है, जिसमें अवामी लीग के बहिष्कार के असर के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीएनपी का मुख्य मुकाबला जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाली 11 दलों के गठबंधनों से था। इस गठबंधन में छात्रों की बनाई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल थी, जिसका गठन शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हुआ था। हालांकि ये गठबंधन चुनाव में कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाया। ढाका में 3 सीट से बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर वो जीतते हैं तो 1971 के बाद ढाका से पहले हिंदू सांसद बनने का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। इस चुनाव की एक और खास बात रही है कि मतदाताओं ने 2 वोट डाले हैं, एक सांसद के चुनाव के लिए और दूसरा मोहम्मद यूनिस के जुलाई चार्टर जनमत संग्रह के लिए। जुलाई चार्टर में संसदीय व्यवस्था में बड़े सुधारों का प्रस्ताव है, जिसमें संसद को द्विसदीय बनाना है, एक व्यक्ति को अधिकतम 2 बार ही प्रधानमंत्री बनने की सीमा तय करना और चुनाव से 90 दिन पहले केयर टेकर सरकार बनाना शामिल है। बीएनपी गठबंधन में गोनो अधिकार पोरिसाद और गोनो सोंगहोटी आंदोलन जैसे दल भी शामिल हैं। 299 में से 287 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। जीत के बाद तारिक रहमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद देश भर में विशेष दुआ की जाए, लेकिन किसी तरह की विजय रैली या सार्वजनिक जश्न न मनाया जाए। ये संदेश उनके प्रेस सेक्रेटरी सोले शिबली ने जारी किया है। वहीं जमाते इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो उनकी पार्टी चुनाव परिणाम स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा है कि देश के हित सर्वोपरि है और अंतिम नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। 17 साल बाद वापसी कर रहे तारिक रहमान के सामने अब कानून व्यवस्था को मजबूत करने, आर्थिक सुधार लागू करने और खासकर गारमेंट सेक्टर को नई दिशा देने की बड़ी चुनौती होगी। क्या ये चुनाव बांग्लादेश में स्थिरता लाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि बीएनपी की ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश में सियासी बदलाव की शुरुआत होने वाली है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वर्षों तक सत्ता में रही आवामी लीग के बगैर हुए चुनावों में शेख हसीना की पार्टी के दोनों कट्टर विरोधी दलों बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी गठबंधन ने जातीय संसद पर करीब पूरा कब्जा कर लिया है। बीएनपी गठबंधन ने 2/3 बहुमत से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में पिछली यादों को देखते हुए भारत के लिए यह चिंता की बात है कि उसके सामने आगे किस तरह की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो सकती है। पिछली बार बीएनपी और जमात की गठबंधन सरकार के दौरान बांग्लादेश असम के उल्फा समेत पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी संगठनों का पनाहगार बन गया था। पिछली बार जब बांग्लादेश में तारिक रहमान की अम्मी खालिदा जिया की सरकार थी तो खासकर 2001 से 2006 के बीच उन्होंने भारत के साथ सहज रिश्ते कायम करने की कोशिश की थी। इस दौरान बीएनपी पर उल्फा को संरक्षण देने के भी आरोप लगे। उल्फा को बीएनपी सरकार ने हथियारों की तस्करी की खुली छूट दी। 2004 में चिटगांव से हथियारों की जब्ती उनका
कुख्यात उदाहरण है। तथ्य ये भी है कि उल्फा ने 90 के दशक से ही बांग्लादेश के ढाका, सतचेरी और शेषपुरा में अपने कैंप बनाए हुए थे और इसमें बीएनपी के साथ साथ आवामी लीग के भी कुछ नेताओं से साठगांठ करने की कोशिश थी। परंतु जब 2009 में शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में पूरे दमखम के साथ बैठी तो उसने भारत विरोधी अलगाववादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ज्यादातर उग्रवादी या तो वहां से भाग खड़े हुए या फिर उन्हें पकड़कर भारत के हवाले कर दिया गया। 2006 में अपना पहला संसदीय चुनाव लड़ने से रोक दिए गए तारिक रहमान पिछले दिसंबर में ही अपने खुद के निर्वासन वाला जीवन छोड़कर लंदन से ढाका लौट गए। उन्होंने अपने आने के बाद से जितने भी भाषण दिए हैं उससे यही लगता है कि वे खुद को बांग्लादेश की जमीन के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने भाषणों से भी आंतरिक सौहार्द का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ तो आवामी लीग को लेकर भी है। मतलब कि उन्होंने टकराव की जगह चर्चा के रुख की ओर इशारा किया है। बात अब भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत के अलगाववादियों को लेकर उनकी सोच क्या हो सकती है, इस पर करते हैं। जब बीएनपी की पिछली सरकार सत्ता में थी तो पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी भी उसी का हिस्सा थी। भारत विरोधी ये पार्टी बांग्लादेश में पाकिस्तान की परछाई है, जो कि मुक्ति आंदोलन की विरोधी रही है। वहीं तारिक रहमान अब खुद को 1971 के आंदोलन का जोरदार पैरोकार साबित करने की कोशिश में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो बीएनपी की सोच 2 दशक पहले वाली नहीं लग रही है। 2002 में एक रिपोर्ट आई थी, तब यह चर्चा हुई थी कि उल्फा जैसे भारत विरोधी संगठनों को संरक्षण देने के मामले में बीएनपी के अंदर ही भारी विवाद शुरू हो गया है। यह सुनकर उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी थी। चर्चा थी कि तारिक रहमान ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों को उनकी सरकार क्यों संरक्षण दे रही है। यह वो समय था जब खालिदा बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर बढ़ाने लगी थी। दूसरी तरफ भारत विरोधी गतिविधियों के पीछे तारिक के पाकिस्तानी समर्थक मामा सईद एस्कंदर का हाथ बताया गया था। एस्कंदर भी अब दुनिया में नहीं है। यही नहीं, बीएनपी में बढ़ते कद के साथ तारिक रहमान के लिए यह भी माना जाने लगा है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों देशों में दोस्ती ही उनके मुल्क की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकती है। उनका मानना था कि दोनों देशों में उस समय जो रिश्ते दूर हुए थे उसके पीछे भारतीय अलगाववादी ही थे। ऐसे में तारिक रहमान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड और उनका नया नजरिया तो इसी बात की ओर संकेत करता है कि वह अपनी अम्मी और मामा वाली सरकार की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। चुनाव नतीजों के बाद दोनों देशों के औपचारिक संदेशों से भी यही भाव पैदा हो रहा है। फिलहाल भारत ने अपनी तरफ से बीएनपी को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, चाहे वो खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जाहिर करना हो या फिर उनकी मौत पर विदेश मंत्री का खुद बांग्लादेश जाना। 1 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी, भारत के समर्थन की पेशकश भी की थी। जवाब में बीएनपी ने भी ईमानदारी से आभार जताया था। नई दिल्ली और बीएनपी के बीच वर्षों में जैसे कठिन संबंध रहे हैं, उसके बाद यह राजनीतिक गर्मजोशी एक नया दुर्लभ उदाहरण था।